हाँ भाई, अच्छा चैट बॉक्स कहाँ गया? हाँ चलिए सर, दोबारा से मैं लिखता हूँ एंट्रीज आपके सामने। रिसीव्ड इक्विपमेंट फ्रॉम सप्लायर कॉस्टिंग ₹30,000. Supplier was given an advance of 10,000 last month and the balance will be paid the next month. चलो भाई एंट्री बताओ मुझे जल्दी से। क्या एंट्री पास होगी? बता दो यार। इक्विपमेंट डेबिट, DIA क्रेडिट, एडवांस क्रेडिट और इक्विपमेंट पेबल क्रेडिट। बहुत अच्छे सर, मैंने बचपन से मुराद 1 महीने पहले अपने सप्लायर को एडवांस पे किया था, ठीक है, इक्विपमेंट परचेज करने के लिए। उस टाइम पीरियड में मैंने अपने पास ये एंट्री पास करी होगी कि एडवांस डेबिट किया होगा और कैश क्रेडिट कर दिया होगा। कितने से? 10,000 से। सर अब क्या हो रहा है, जिस बंदे को मैंने एडवांस पे किया उसने मुझे इक्विपमेंट भेज दिया, सही, तो अब मेरी एंट्री क्या पास होनी चाहिए? इक्विपमेंट आ गया मेरे पास, तो इक्विपमेंट रिकॉर्ड कर लूँ कितने का? 10,000 रुपये का, 30,000 रुपये का। इसकी पेमेंट के तौर पे मेरे पास एक एडवांस मौजूद है, तो एडवांस टू सप्लायर के नाम से एक एसेट क्रिएट किया होगा। अच्छा, इक्विपमेंट एडवांस भी हो सकता है, क्या कहते हैं, अदर एडवांस, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर, जो सा भी आपको वर्ड अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हो। खैर 10,000 रुपये का मैंने इसको पास्ट में एडवांस दिया था, और अब जो रिमेनिंग पैसा बचा उसके लिए मैं इसको फ्यूचर में पैसे पे करूँगा। तो मैंने लिखा इक्विपमेंट पेबल क्रेडिट, कितने से? 20,000 रुपये से। सही है, कोई मसला है इसमें? कोई मुश्किल चीज़? ना 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 बाकर बेटा, पेबल आएगा। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ लिखा हुआ है ना, लास्ट मंथ एंड द बैलेंस विल बी पेड द नेक्स्ट मंथ। मतलब जब मुझे इक्विपमेंट रिसीव हुआ है उस टाइम पे मैंने कोई पैसा नहीं पे किया, सही। अगले साल में आके एंट्री पास कर लूँगा इक्विपमेंट पेबल डेबिट, अगले साल बोल रहा हूँ, सॉरी, अगले महीने मैं एंट्री पास करूँगा इक्विपमेंट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। ये एंट्री समझ में आती है सबको? एंट्री नंबर 2। अच्छा, मैंने आप लोगों को गेन ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल पढ़ाया था, बैड डेट एक्सपेंस पढ़ाया था, डिस्काउंट रिसीव इनकम वगैरह पढ़ा दिया था, गेन ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पढ़ा दिया था। बस बेहतरीन हो गया, आ जाओ भाई। पेड रेंट एक्सपेंस ऑन 1 जनवरी 2010 ऑफ रुपीज़, या बल्कि चलो थोड़ा सा और, चलो अभी काम करते हैं, ₹50,000 फॉर 6 मंथ, ईयर एंड इज 31 मार्च 2010। हाँ भाई, 2 एंट्रीज पास होनी है यहाँ पे। हाँ ना, सवाल में लिखा हुआ है ना बेटा, रिसीव्ड इक्विपमेंट फ्रॉम सप्लायर, सब इक्विपमेंट तो आ गया ना हमारे पास। हाँ भाई, एंट्री नंबर 2, 2 एंट्रीज पास होनी है सर यहाँ पे। रेंट एक्सपेंस डेबिट, एडवांस रेंट क्रेडिट नहीं, 2 एंट्रीज अभी बताया।
देखो अली अब्बास ने जो एंट्री लिखी लिखी टेक्निकली बननी तो यही एंट्री है कि सर मैंने 6 महीने का एडवांस दिया है, उसमें से 3 महीने का एक्सपेंस होगा और 3 महीने एडवांस में खड़ा रह जाएगा। मसला क्या है सर, 3 महीने का जो एक्सपेंस है वो अभी 1 जनवरी को तो ड्यू नहीं हुआ ना। 1 जनवरी को मैंने सिर्फ और सिर्फ कैश पे किया, सही, 1 जनवरी तक कैश पे किया है, सिर्फ और सिर्फ कैश पे किया है, रेंट एक्सपेंस अभी इनकर नहीं हुआ। तो मतलब 1 जनवरी 2010 को मुझे ये एंट्री पास करनी चाहिए कि एडवांस या वर्ड जो यूज़ किया जाता है प्रीपेड रेंट डेबिट, और क्या है ये कैश पे कर रहे हैं कितने का, 50,000 रुपये का। फिर उसके बाद 31 मार्च को आके मैं अगली एंट्री पास करूँगा कि भाई ये जो प्रीपेड हमने 50,000 रुपये का पे किया हुआ था 6 महीने के लिए, इसमें से 3 महीने यूटिलाइज हो गए, तो मतलब 50,000 में से 25,000 रुपये मेरा एक्सपेंस बन जाना चाहिए 3 महीनों के हिसाब से। क्या करा मैंने, सिंपली अगली एंट्री मैंने पास करी रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड रेंट क्रेडिट। कैसे कैलकुलेट किया सर, 50,000 रुपये का रेंट था, 6 महीने के लिए था, 3 महीने गुजर गए तो बचा मेरे पास 25,000। ऐसा ये समझ में आया कि मैं 2 अलग अलग एंट्रीज क्यों पास कर रहा हूं। कोई मसला इसको, इसमें किसी को कोई सवाल? चलो जी बेहतरीन हो गया। एंट्री नंबर 3 पे चलते हैं। एंट्री 3 में मैंने क्या किया, कुछ करना था मुझे एंट्री 3 में, मेरे जहन से निकल गया। चलो इसी जैसी एक एंट्री पास करता हूँ, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन 31 जुलाई 2010 फॉर ऑफ रुपीज़ लेट्स से 60,000। हाँ चलो 60,000, ठीक है। दी इंश्योरेंस पीरियड was from 1st July 2010 till 31st December 2010. Year end is, let's say, 31st October 2010। हाँ भाई, सोचो समझो समझाओ थोड़ा सा। हाँ, इसमें पर मंथ बेसिस पे भी एंट्री आप चाहो तो पास कर सकते हो, नेट एंट्री पास नहीं कर सकते बाकी। यार क्यों? क्योंकि 2 अलग अलग ट्रांजैक्शन है ना। 1 जनवरी 2010 को जब मैंने रेंट पे किया, क्या उस टाइम पे मेरा रेंट ड्यू था? नहीं सर, रेंट ड्यू कब होगा? जब मैं यूटिलाइज कर लूंगा, जब मैं 1 महीना गुजार लूंगा, तो 1 महीने के बाद आके फिर मैं अपने पास एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा ना। 1 जनवरी को अगर मैंने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया तो मेरा एक्सपेंसेस मेरे ओवर स्टेट हो गए, एसेट्स मेरे अंडर स्टेट हो गए, ठीक है। समझ में आती है चीज? चलो भाई, इसकी एंट्री बताओ मुझे अब जरा। बताओ, 2 एंट्रीज हैं मेरे पास यहाँ पे भी।
जुलाई एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड डेबिट और कैश क्रेडिट। हाँ बेहतरीन। तो सर 31 जुलाई हुई, 31 जुलाई को मैं एंट्री पास करूँगा कि सर सबसे पहली चीज़ तो मेरे पास 1 महीने का इंश्योरेंस एक्सपेंस ड्यू हो गया, ठीक है। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रिएट कर दूँ, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट कितने से, 10,000 रुपये से। सर पर मंथ निकालूँ अगर मैं तो 60,000 6 महीनों के लिए ना, तो डिवाइड 6 विल बी 10,000 पर मंथ। तो 10,000 रुपये का मैंने अपने पास इंश्योरेंस एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। अच्छा कैश जो मैंने पे किया है वो पे किया है फॉर टोटल 60,000 का। दैट मीन्स इसमें से कुछ टाइम पीरियड मेरा अभी भी प्रीपेड के तौर पे मौजूद होगा। प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट कितने से, 50,000 से। फिर उसके बाद सर मेरे पास ईयर एंड आएगा 31 अक्टूबर 2010। सर जुलाई का एक्सपेंस तो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर 3 महीनों का एक्सपेंस मुझे मज़ीद रिकॉर्ड करना है। तो एंट्री मेरी क्या पास होगी, अगेन इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। सर 10,000 अगर 1 महीने का, 4 महीने का 40,000, 40,000 ऐसा। 1 मिनट, 3 महीनों का रिकॉर्ड करना है। मुझे बताइए ये एंट्री समझ में आती हैं, इन दोनों एंट्रीज में कोई मसला? आगे बढ़ूँ इन एंट्रीज से? बेहतरीन। अच्छा जी, अगली ट्रांजैक्शन आपके सामने लिखता हूँ। रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर ₹20,000 ऑन 1 जनवरी 2010 फॉर सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड इन February। हाँ भाई, ईयर एंड वाली पास कर दी ना बेटा। ये रही ना 31 अक्टूबर, मेरा ईयर एंड 31 अक्टूबर पे है ना, तो 31 अक्टूबर पे आके 1 महीना मैं ऑलरेडी एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बाकी 3 महीने का मैंने मजीद रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। रिमेनिंग, अच्छा रिमेनिंग आप बोल रहे हो, तो चलो एक एंट्री आपकी 31 दिसंबर पे भी पास हो जाएगी। 31 दिसंबर 2010 कितने से, यही वाली एंट्री दोबारा से पास हो जाएगी। इंश्योरेंस एक्सपेंस, ये क्या हो गया, हाँ इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट कितने थे, 10,000, 50, 30, 40, 20,000 रुपये से, सही है। हाँ भाई, रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर ₹20,000, मुझे किसी ने जवाब दिया था, कैश डेबिट और अर्नड इनकम क्रेडिट। ये एंट्री कब पास होगी, 1 जनवरी 2010 को मैं एंट्री पास करूँगा, कैश डेबिट और अनअर्न्ड इनकम। इसका एक और नाम एडवांस फ्रॉम कस्टमर, इसका एक और नाम, ये वाला नाम आपने पहले नहीं पढ़ा होगा लेकिन चलें लिख देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। ये आप लोग, ये वाला नाम इंशाल्लाह आप लोग FAR 2 में पढ़ोगे आगे, ठीक है। और इसके अलावा एक और नाम
डेफर्ड इनकम, ये सारे एक ही चीज़ हैं, ठीक है। इन सब को मिल मिला के कितने का 20,000 रुपये से एंट्री पास हो रही है, और एंट्री यहाँ पे भी हमारी 20,000 से आ रही, ठीक है। चाहो तो आप अनअर्न्ड इनकम लिखो, चाहो तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर लिखो, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी लिखो, डेफर्ड इनकम लिखो। स्टैंडर्ड में जो सजेस्ट किया गया है दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, मैंने सिर्फ इसीलिए यहाँ पे लिखवाया है। सही, कोई मसला यहाँ पे? वैसे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्या होती है ये इंशाल्लाह आप लोग FAR 2 में आगे पढ़ लोगे, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ एक एंट्री और भी पास करनी ना मुझे फरवरी 2010 में, जब मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर दूंगा तो सर्विस डेबिट हो जाएगी, नहीं सॉरी, यही अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट डेबिट होगा, और सर्विस इनकम क्रेडिट 20,000 से। कोई मसला यहाँ पे? तो पिछले वाले सवाल में प्रीपेड में या एडवांस में एक्सपेंसेस थे, इस वाली ट्रांजैक्शन में हमारे पास प्रीपेड या एडवांस में हमारे पास इनकम है, ठीक हो गया। सर्विस इनकम नहीं है हाँ ना, सर्विस इनकम है ना, फॉर सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड इन फेब्रुवरी। इनकम लिखूंगा ना बेटा, इनकम तो बनाना है ना मुझे इसको, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं मैं यहां से, अगली एंट्री लिखता हूं मैं। एंट्री नंबर कौन सी है? 4 थी ना, ये आती है हमारे सामने एंट्री नंबर 5। हाँ भाई, एंट्री नंबर 5 मैंने बनाई। received a loan of ₹80,000 at the rate of 10% per annum on 1st March 2010 वालेकुम सलाम। लोन is repayable after 2 years and year end is let's say 30th जून 2010। हाँ भाई, अगली एंट्री पास कीजिए। कैश डेबिट और लोन क्रेडिट कौन सी तारीख को? 1 मार्च को। कैश डेबिट और लोन क्रेडिट कितने से? 80,000 रुपये से। लोन पेबल लिख देता हूँ, बस यही एंट्री पास होगी। क्या यही एंट्री पास होनी है? इंटरेस्ट एक्सपेंस बहुत अच्छे सर। जहाँ पे मुझे लोन मिला है 10% रुपये का पर एनम, तो इसके ऊपर सूद भी पे करना है, ठीक है। सूद कब आके पे करना है? 30 जून 2010 पे आके। चलो पे नहीं कर रहा, लेकिन एटलीस्ट ड्यू तो हो गया ना मुझ पे। मार्च, अप्रैल, मई और जून, 4 महीनों के लिए लोन मेरे पास था। तो एक एंट्री में आके मज़ीद पास करूँगा 30 जून 2010 पे कि भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और अक्रूड इंटरेस्ट क्रेडिट कितने से? 32,000। कैसे आया सर ये 32,000? आपने किया 80,000 को 10% से मल्टीप्लाई फॉर 4 मंथ्स, 4/12, 32 बन गया ये। कोई मसला इसमें?
कोई मसला यहाँ तक? चलिए सर ज़रा आपका एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। एक नन्ना मुन्ना सा कॉन्सेप्ट का जवाब मुझे दीजिए। सर हम एक रिकॉर्ड करते हैं, एक चीज़ हमारे पास रिकॉर्ड की जाती है अक्रूवल, और एक हमारे पास होती है पेबिल। सर मुझे पहली चीज़ तो ये बताइए, क्या ये दोनों लायबिलिटीज़ हैं? 2666 होगा, 10% 8000 आ जाएगा, 8000 डिवाइड बाई 12, हाँ 32,000 तो नहीं आ रहा, 2666 होगा। ये कौन था भंगी? 2666 और 2666, ठीक हो गया। अच्छा भाई, तो मैं सवाल ये पूछ रहा था सर, हमारे पास एक ऐसे वो है कॉन्सेप्ट है अक्रूवल और पेबिल का। मुझे पहली चीज़ तो ये कंफर्म करो, क्या ये दोनों लायबिलिटीज़ हैं? अक्रूड एक्सपेंस या पेबिल एक्सपेंस पेबिल दोनों की लायबिलिटीज़ हैं? यस सर, बिल्कुल लायबिलिटीज़ हैं। अक्रूवल में और पेबिल में क्या डिफरेंस है? मैं क्यों दो अलग अलग किस्म की लायबिलिटीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ? बताओ। अक्रूवल में और लायबिलिटी में यानी पेबिल में, सॉरी, क्या डिफरेंस है? अक्रूवल पेबिल भी हो सकता है और रिसीवेबल नहीं, मैं अभी लायबिलिटी साइड की बात कर रहा हूँ। चलो मैं वहाँ से पूछ लेता हूँ, अक्रूवल और रिसीवेबल में क्या फ़र्क होता है? नहीं, पे करने का टाइम आ जाए लेकिन पे नहीं करते, नहीं ऐसा तो पे करने का टाइम तो सबका आ जाता है। पेबिल का भी आ गया, मैंने पे नहीं किया अगर फॉर एग्जांपल, तो बिजनेस को क्या हो गया? चलो माशाल्लाह, आइए पास करके आए हो सारे, पीआरसी क्लियर है सबका। सर अक्रूवल कहते हैं अ लायबिलिटी विदाउट इनवॉइस, और पेबिल क्या है? अ लायबिलिटी विद इनवॉइस। ना ना ना, गुड परचेज और सेल में तो हम रिसीवेबल वो कर लेते हैं, अकाउंट्स पेबल बुक कर लेते हैं। यहाँ मैं सिर्फ एक जनरल पेबल की बात कर रहा हूँ, ठीक है सर। अगर मैंने कोई खर्चा किया, अगर मैंने कोई एक्सपेंस इनकर किया अदर देन मेरे बिजनेस के एक्सपेंस, बिजनेस से मिला जो मेरा रिसीवेबल और पेबल यानी इन्वेंट्री की सेल परचेज या मैन्युफैक्चरिंग के जो एक्सपेंस हैं, अदर देन दैट अगर मैंने कोई खर्चा किया, ठीक है, और उसका अभी मुझे बिल रिसीव नहीं हुआ, तो दैट विल बी रिकॉर्डेड एज अ अप्रूवल। सर जब बिल रिसीव हो जाएगा तब मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा एज अ पेबिल। क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी ट्रांजैक्शन लिखता हूँ आपके सामने। ईयर एंड इज 30th जून, ठीक है। पहली इलेक्ट्रिसिटी बिल of 50,000 received on 29 जुलाई 2010। सही, मुझे बताओ क्या मेरे पास इनवॉइस रिसीव हो चुकी है? 29 जुलाई 2010 क्या मेरे पास इनवॉइस रिसीव हो चुकी है? हो गई ना, ये लिखा हुआ ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 50,000 रिसीव्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल रिसीव ऑन 29 जुलाई, है ना? ये चीज़ समझ में आती है कि भाई मेरे पास 29 जून को मेरे हाथ में एक एक्सपेंस का बिल मौजूद है जो मैंने अभी पे नहीं किया, तो मेरे लिए लायबिलिटी बननी है। सर मैंने एंट्री क्या पास करूँगा? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट और
इलेक्ट्रिसिटी पे बिल क्रेडिट 50,000 से। ठीक है, अगर यही एंट्री मैं दोबारा से लिखता हूं, शक्ल चेंज कर दूं, इसकी शक्ल चेंज करके मैंने कर दी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 50,000 रिसीव ऑन 1 जुलाई 2010। सही है। अब मैंने एंट्री में सिर्फ क्या चेंज किया है, सिर्फ और सिर्फ डे ऑफ रिसीट ऑफ बिल, इनवॉइस के रिसीव होने का दिन मैंने चेंज किया। ठीक है, तो मुझे ये बताओ क्या ये 50,000 रुपये लायबिलिटी है मेरी? यस सर, लायबिलिटी बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करी है, पूरा जून का महीना यूज़ करा होगा मैंने बिजली को, तभी मेरे पास बिल भी आया। तो दैट मीन्स जून के महीने में ये 50,000 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस तो मेरा इनकर होना चाहिए। लेकिन क्योंकि मुझे इनवॉइस रिसीव नहीं हुई, कब? 30 जून पे बैठे बैठे मुझे जब इनवॉइस रिसीव नहीं हुई, अब मैं क्या एंट्री पास करूंगा? अब मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट और अक्रूड इलेक्ट्रिसिटी या अक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट 50,000 से। ये चीज समझ में आती है? दोनों की सेम क्यों नहीं हो रही? सिर्फ और सिर्फ ये रीजन है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ इनवॉइस, कि सर अगर एक एक्सपेंस के अगेंस्ट मुझे बिल रिसीव हो जाता है, बिल मतलब सप्लायर इनवॉइस रिसीव हो जाती है, तब मैं उसको एक पे बिल के तौर पे रिकॉर्ड करता हूँ। सही है। अगर मुझे बिल रिसीव नहीं हुआ, अगर मुझे सप्लायर ने इनवॉइस अभी तक नहीं दी, तब मैं उसको एक अक्रूड के तौर पे रिकॉर्ड करता हूँ। सही है। हाँ देखो, 30 जून के ऊपर आके मैं ये एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोनों। ठीक है, ये दोनों एंट्रीज मेरी रिकॉर्ड हो रही हैं 30 जून पे। 30 जून को मुझे इतना पता चला कि भाई मेरे पास एक बिजली का खर्चा तो आना है, तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के तौर पे डेबिट तो कर दिया। क्रेडिट करने के टाइम पे मैं क्या करूंगा? क्रेडिट करने के टाइम पे मैं ये चेक करूंगा कि क्या मेरे पास इनवॉइस मौजूद है या नहीं। अगर इनवॉइस मौजूद है तो वो इलेक्ट्रिसिटी पेबल के तौर पे रिकॉर्ड होगा, और अगर इनवॉइस मौजूद नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी अक्रूवल के तौर पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, बैलेंस शीट पे दो अलग अलग आइटम्स नजर आ रहे होंगे बिल्कुल। ठीक है, समझ में आती है ये चीज सबको? पेबिल तो है बिल्कुल, दोनों पेबिल हैं, लेकिन पेबिल का नेचर डिफरेंट है ना। एक पेबिल कौन सा वाला? जिसके अगेंस्ट मुझे इनवॉइस मौजूद है। अच्छा चलो मुझे जरा सोच के बताओ, मुझे जरा सोच के बताओ, ये वाला केस पे चलते हैं। क्या 30 जून को मुझे ये पता था कि मेरे इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितने का आएगा? क्या 30 जून को मुझे कैसे पता होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आज क्या तारीख है? 11 तारीख है। ठीक है, क्या मुझे आज पता है कि नवंबर के एंड का बिल कितने का आएगा? नहीं। तो सिमिलरली सर, जब ये कंपनी वाले लोग बैठे 30 जून पे अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं, डेट गलत डाल दी, 1 जुलाई डाली है बेटा, सही डाली है बिल्कुल। हाँ 30 जून पहले, बट अच्छा ऊपर जुलाई लिख दिया मैंने, ओह माय गॉड, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ जून था, सॉरी। अब सही है। ठीक है, तो हम बात क्या कर रहे थे? 1 जुलाई पे, कि सर 1 जुलाई को यानी 30 जून को मुझे ये नहीं पता कि मेरे पास जो बिल आना है, इतना तो मुझे पता है कि भाई एक बिजली का बिल रिसीव होना है, उसका तो मुझे पता है, कंफर्म है। कितने का रिसीव होना है मुझे ये नहीं पता। तो असल में क्या होता है, कंपनीज जो असल में अकाउंटिंग करती हैं वो क्या करती हैं सर, एक एस्टिमेट लगाती हैं। कंपनीज क्या करती हैं कि भाई मैंने पिछले 12 महीनों के बिल्स उठाए, उसमें देखा कि भाई हमारा बिल कितना 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 आ रहा है, उसी के हिसाब से एक फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लेती हैं कि भाई इस महीने का बिल इतना आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आती है? अक्रूवल और पेबल दोनों में क्या डिफरेंस है, समझ में आता है? चलो एक नन्हा सा सवाल आपसे और पूछता हूँ सर, व्हाट इज़ एन इनवॉइस? शायद मैंने बताया था या नहीं बताया था, मुझे याद नहीं। व्हाट इज़ एन इनवॉइस? इनवॉइस की क्या डेफिनेशन होती है?
बिजनेस रिसीट नहीं, बिल नहीं, इनवॉइस की डेफिनेशन बताओ। ये अक्सर होता है, लोग पूरी अकाउंटिंग पढ़ के बैठे होते हैं, इनवॉइस की डेफिनेशन नहीं आती। जिस पर कॉस्ट वगैरह होती है नहीं। सर इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट फॉर डिमांड ऑफ पेमेंट। कि सर जब मैं किसी को इनवॉइस करता हूँ, जब मैं किसी को इनवॉइस देता हूँ तो बोल रहा हूँ लाओ भाई मेरा पैसा दो। सही है। इनवॉइस क्या है? अ डिमांड फॉर पेमेंट। तो मुझे ये बताओ, क्या इस वाले केस में मेरे पास इनवॉइस मौजूद थी 30 जून 2010 पे? नहीं सर, इनवॉइस मौजूद नहीं थी। तो क्या मेरे पास किसी की डिमांड आई हुई है कि लाओ मेरा पैसा दो? नहीं सर, मेरे पास नहीं आया हुआ। सिर्फ और सिर्फ अक्रूवल कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए मुझे इतना तो पता है कि भाई एक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ जाएगा। तो लेकिन सर पेबिल तो नहीं है ना, क्योंकि अभी किसी ने आगे मुझसे पैसे नहीं मांगे। इसीलिए मैं क्या करता हूं सर, उसको पेबिल की जगह अक्रूवल लिख के दिखाता हूं, ताकि यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पता चले कि भाई ये वाला जो एक्सपेंस है इसके पैसे अभी मांगे नहीं गए हैं, फ्यूचर में मांगे जाएंगे हमसे। क्या ये चीज समझ में आती है? अक्रूवल एस्टिमेट होता है, बिल्कुल 99.99% केसेस में अक्रूवल एस्टिमेट होता है। लेकिन कंपनीज नॉर्मली करती क्या है कि क्योंकि देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसा तो नहीं है ना 30 जून आई और अकाउंट्स तैयार कर दिए। नहीं सर, अकाउंट तैयार करने में थोड़ा टाइम पीरियड लगता है, 1 2 4 महीने लगते हैं। ठीक है, तो इतने टाइम पीरियड में बिल्स नॉर्मली रिसीव हो ही जाते हैं। तो कंपनीज क्या करती हैं, अक्रूवल जो एक्चुअल बिल रिसीव हुए उसी से ही रिकॉर्ड कर देती हैं। लेकिन रिकॉर्ड उसको तब भी अक्रूड एक्सपेंस के नाम से ही किया जाता है, तब भी उसको पे बिल नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि 30 जून के ऊपर उसकी बिल मौजूद नहीं था हमारे पास, 30 जून पे इनवॉइस मौजूद नहीं थी। ठीक, तो कंपनी क्या करती है कि भाई आगे जाके फ्यूचर में ज़्यादा वेरिएशन ना आ जाए, बिल भले से ईयर एंड के बाद रिसीव हुआ उसको सही अमाउंट पे ही रिकॉर्ड कर लेती हैं। सही, लेकिन अगेन लिखा उसको अभी भी अक्रूवल ही जाता है। ठीक है, समझ में आती है ये चीज़? नहीं, इनकर कर दिया होता है लेकिन उसकी इनवॉइस नहीं आई होती। ठीक है, ये छोटा सा डिफरेंस है। नहीं, इनवॉइस जब आएगी, मुझे ये बताओ, चलो फॉर एग्जांपल मैं ये वाला केस लेके चलूं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि 30 जून के ऊपर बैठ के मैंने अकाउंटिंग अपनी करनी है, तो मैंने बिजली का बिल, बिजली का एक्सपेंस तो रिकॉर्ड करना होगा ना, क्योंकि मैंने बिजली यूज तो करी है। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है सर, जिस पीरियड का एक्सपेंस है उसी पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो अगर मैं बिल के पीछे चल पड़ा कि भाई जब बिल आएगा तब रिकॉर्ड करूंगा, तो ये तो अगले महीने में चले जाएगा एक्सपेंस। हालांकि ये बिजली यूज मैंने जून के महीने में करी, तो इस पे तो हम एग्री करते हैं कि ये 50,000 जून के महीने में रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, हम इस पे एग्री कर गए। मसला कहां पे फंस गया कि सर हमारे पास अमाउंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इनवॉइस नहीं है। तो मैं क्या करता हूं सर, एक एक्सपेंस अपनी तरफ से सोचा और वो रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, ये चीज समझ में आती है? बाद में जब भी पैसे पेमेंट करने का टाइम आएगा उतने पे रिकॉर्ड कर लेंगे। कंपनीज क्या करती हैं कि 30 जून पे तो उन्होंने अक्रूवल बुक करना है, वो वेट कर लेती है कि भाई एक एंट्री रोक के रख लेती हैं कि जब बिल आएगा तभी पास कर देंगे। बिल आ गया तो करेक्ट एंट्री पास कर दी उसकी। सही है। अगर बिल इससे ज्यादा आ गया बिल्कुल आ सकता है बिल इससे ज्यादा, बिल इससे कम आ गया यस सर बिल्कुल आ सकता है बिल इससे कम, तो कोई मसला नहीं। एस्टिमेट था ना, अगले महीने में आओगे, मुझे ये बताओ अगले महीने की एंट्रीज, चलो मेरा इरादा नहीं था अभी कराने का, मैं करा देता हूँ सर। फॉर एग्जाम्पल मैं ये इसी को फॉलो अप कर रहा हूँ। ठीक है, इसी ट्रांजैक्शन को फॉलो अप में लेके जा रहा हूँ। मैंने 30 जून को जो एंट्री पास करी थी, 1 जुलाई 2010 को मैं एक और एंट्री पास करूँगा। ठीक है, मैं क्या एंट्री पास करूँगा, मैं बोलूँगा अक्रूड कौन सा एक्सपेंस क्रेडिट, कितने से कितने का था, 50,000 का। और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्रेडिट 50,000 से। फिर मुझे बिल जो रिसीव हुआ मैं एक्चुअल में वही रिकॉर्ड कर लूँगा। अच्छा चलो अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम कर रहा हूँ मैं, सही अज्यूम कर रहा हूँ मैं कि
इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 50,000 रिसीव्ड ऑन 50,000 की जगह हम लिख लेते हैं कि भाई ये 50,000 असल में यहाँ पे आके लेट से 51,000 का रिसीव हुआ बिल। ठीक है, सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ कि बिल मेरा एक्चुअल से ज़्यादा आ गया। मैंने सोचा कि भाई मेरे पास बिल आएगा 50,000 का, मैंने 50,000 रुपये के हिसाब से एंट्री रिकॉर्ड कर ली। 1 जुलाई को जब मेरे पास बिल एक्चुअल में रिसीव हुआ तो नज़र आ रहा है कि भाई 50 की जगह असल में 51,000 का बिल रिसीव हो चुका है। अब क्या करूँगा मैं? सर मैंने एक्रूड एक्सपेंस रिवर्स किया। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट और अच्छा अब तो पे बिल बन गया, तो इलेक्ट्रिसिटी पे बिल क्रेडिट 51,000 से, और जब मैं पे करने जाऊंगा तो वही इलेक्ट्रिसिटी पे बिल डेबिट और कैश क्रेडिट कर दूंगा। समझ में आती है चीज़? ना बिल्कुल भी ओवर स्टेट नहीं हुआ, मेरा बिल एक्चुअल में तो 51,000 का ना। देखो अक्रूवल का बेसिक रीज़न क्या होता है? अक्रूवल का रीज़न होता है, मैं अपने यूज़र्स से मुराद फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो लोग मेरे यूज़ कर रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ कि भाई मैंने एक खर्चा रिकॉर्ड किया है 50,000 रुपये का। सही, मैंने एक खर्चा रिकॉर्ड किया है 50,000 रुपये का और उसको मैंने अक्रूड के तौर पे रिकॉर्ड किया है। तो यूज़र को क्या पता चलेगा कि सर ये एक ऐसा खर्चा है जिसकी इनवॉइस नहीं आई हुई, लेकिन खर्चा करंट ईयर में फॉल करता है। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि भाई मेरे पास एक लायबिलिटी है जिसकी मेरे पास इनवॉइस रिसीव नहीं हुई भी। तो अब यूज़र को जब ये पता है कि इनवॉइस रिसीव नहीं हुई लेकिन रिकॉर्ड ज़रूर करना था, तो उसको ये भी तो पता होगा ना कि फ्यूचर में जब इनवॉइस एक्चुअल में रिसीव हो जाएगी तो वो ओरिजिनल से कुछ चेंज हो सकती है। सही, मैं यही बता रहा हूँ ना कि मेरे हिसाब से 50,000 रुपये का एस्टिमेट है कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा, एक्चुअल में जाके वो कुछ और हो गया, तो बाद में मैंने जो एक्चुअल बना वो रिकॉर्ड कर लिया अलग से। सही है? बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मली कंपनीज क्या करती क्या है, 30 जून को अक्रूवल रिकॉर्ड किया, 1 जुलाई को रिवर्स कर दिए, सारे अक्रूवल रिवर्स कर दिए। सही, तो मतलब हम जीरो पे आके खड़े हो गए। फिर जैसे ही बिल आएगा इन फ्यूचर में उसको हिसाब से रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, मुझे ये बताओ ये अक्रूवल का कॉन्सेप्ट समझ में आता है? किसी का और कोई सवाल? आगे बढ़ जाऊं बेटा मैं यहां से? चलो बेहतरीन। अच्छा जिस तरीके से, अच्छा मैं वापस अपनी लाइन तो बना लूँ, हम वापस अपना कंटिन्यू करें। जिस तरीके से मेरे पास, इसको नाम चेंज कर देता हूँ मैं, अक्रूड एक्सपेंस या लायबिलिटी लिख देता हूँ। क्या मेरे पास अक्रूड रिसीवेबल और हो सकता है? जिस तरीके से एक्सपेंस साइड पे आ रहा है यानी पेएबल लायबिलिटी साइड पे आ रहा है, उसी तरीके से एसेट साइड पे भी अक्रूवल आ सकता है ना? आओ एग्जांपल देता हूं मैं। सर एंट्री मैंने लिखी कि गेव लोन of ₹30,000 at the rate of 10% per annum on 1st March 2010। ठीक है, एक मिनट, फर्स्ट installment of let's say 10,000 along
अरे लिख लो सही से, along with interest is due on फर्स्ट या 30 जुलाई 30 जून 2011, ठीक है। इंस्टॉलमेंट was received on 2 जुलाई 2011। ठीक हो गया भाई। कहानी सुनो, मैंने क्या किया है, मैंने बोला कि भाई अच्छा ईयर एंड लिखना भूल गया मैं, सॉरी। यहाँ पे ईयर एंड इज़ 30 जून, थोड़ा सोच समझ के, ठीक है। मैंने कहानी क्या लिखी है कि भाई हमने एक बंदे को लोन दिया है 30,000 रुपये का, हमने लोन दिया है, मतलब अब मुझे इंटरेस्ट रिसीव होना है। इंटरेस्ट मेरे लिए पहले एक्सपेंस था पिछले वाले केस में, अब मेरे लिए इनकम है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि भाई हमने एक बंदे को 30,000 रुपये का लोन दिया 10% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। और लोन हमने दिया है 1 मार्च 2010 को। अच्छा, इस लोन के ऊपर पहली इंस्टॉलमेंट जो हमें सामने वाला बंदा वापस करेगा वो वापस करेगा 10,000 रुपये, ठीक है। और कब वापस करेगा? 30 जून 2011 को, मतलब 30 जून 2011 से रीपेमेंट्स स्टार्ट हो जाएंगी। हमें ये बिल, सॉरी ये क्या कहते हैं, जो भी इंस्टॉलमेंट है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, ये 2 जुलाई 2011 को रिसीव हुआ। ठीक हो गया। मुझे ये बताओ टाइमलाइन समझ में आई? मैं दोबारा से एक टाइमलाइन यहाँ पे समझा देता हूँ बना के। एक 30 जून, ठीक है, ये इतनी बड़ी टाइमलाइन की ज़रूरत नहीं है ना सर। 31 मार्च से कहानी शुरू होनी है हमारी, ठीक है। फिर 30 जून की कहानी आनी है, फिर 30 जून की कहानी आनी है, और फिर 2 जून की कहानी है, 2 जुलाई की, ठीक है। 1 मार्च 2010 हमने लोन दिया, 30 जून 2010 ये मेरा ईयर एंड बन गया, सही। फिर अगला 30 जून 2010, ओ सॉरी 11, ये भी मेरा एक ईयर एंड है। यहाँ पे लोन एंड इंटरेस्ट ड्यू है, यहाँ पे हम बोलेंगे ला भाई पैसा दे, ठीक है। और फिर आती है हमारे पास तारीख अगली 2 जुलाई की। 2 जुलाई 2011 पेमेंट रिसीव्ड। ठीक हो गया भाई। मुझे इन 4 डेट्स पे एंट्रीज पास करके बताइए ज़रा, क्या एंट्रीज पास करूँगा? खुद से पहले पास कर लो सारे, फिर मुझे बताओ। हाँ भाई, हो गई एंट्रीज।
हाँ भाई, कहाँ रह गए? बेटा कहाँ चले गए? चलो भाई अली ने काम शुरू किया। पहली एंट्री इन्होंने हमें बताई है लोन डेबिट, लोन रिसीवेबल डेबिट, चलो, और कैश क्रेडिट। कितने से? कितने का लोन था? 30,000 का। 30,000 से ठीक हो गया भाई। अगली एंट्री, अच्छा ये एंट्री इंटरेस्ट इनकम डेबिट, कब ये एंट्री कब पास हो रही है बेटा? इंटरेस्ट इनकम डेबिट और इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट। मैं डेट तो लिखना ही भूल गया। अच्छा एक मिनट, उससे पहले एक मसला और आ गया बेटा, इनकम डेबिट कब से होने लग गई? आओ बेटा मैं ही करा दूँ। पहली एंट्री आपने पास करी 1 मार्च 2010 को। अगली एंट्री आप कब रिकॉर्ड करोगे? 30 जून 2010 को। ठीक हो गया। क्या एंट्री पास करोगे? इंटरेस्ट रिसीवेबल ऐसा, और इंटरेस्ट इनकम। क्या सब ने यही एंट्री पास करी? क्या सब ने यही एंट्री पास करी? अच्छा बाकर ने चेंज पास करी थोड़ी। अच्छा एंट्री अमाउंट 1000 है। सर यहाँ पे रिसीवेबल बुक नहीं होना चाहिए था। क्यों? मुझे ये बताओ, क्या 30 जून 2010 को इंटरेस्ट रिसीवेबल है मेरा? क्या मैं जाके 30 जून 2010 को सामने वाले बंदे को बोल सकता हूँ लाओ भाई 3 महीने का इंटरेस्ट दो? नहीं, नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि मैंने उसको बताया हुआ है कि भाई आपकी पहली इंस्टॉलमेंट जो है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन 30 जून 2011। तो मुझे ये बताओ 30 जून 2010 पे क्या ये 3 महीने का इनकम 1 मार्च से लेके 30 जून तक पे आने वाला जो इंटरेस्ट है, 3 महीने की जो 4 महीने का सॉरी जो इंटरेस्ट है, क्या ये मेरा रिसीवेबल है? नहीं सर, ये अभी मेरा रिसीवेबल नहीं है, तो मुझे यहाँ पे रिसीवेबल नहीं लिखना चाहिए ना। मैं क्या लिखूंगा? सॉरी, अक्रूड इंटरेस्ट इनकम लिख लो, या इनकम इस तरीके से लिख लो 1000 से। मुझे बताओ क्या 30 जून 2010 की एंट्री समझ में आती है सबको? हाँ भाई समझ में आती है ये एंट्री। फिर उसके बाद सर अगली कहानी आएगी अब मेरे पास 30 जून 2011। सही। सबसे पहली चीज़ मैं बोलूँगा कि भाई मुझे सीधा सीधा एक इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करनी है। मैं एक्सपेंस रिकॉर्ड करने चला गया, अरे हट जा भी। इंटरेस्ट इनकम कितने से? सर 30,000 का 10%, सीधा सीधा कितना बनता है? 3,000 बनेगा। क्या सोच रहा हूँ मैं भी। ठीक है, 30,000 का 10%, 3,000 रुपये बना। अब मैं बोलूँगा कि भाई मेरा इंटरेस्ट रिसीवेबल
कितने का रिकॉर्ड करूंगा इंटरेस्ट रिसीवेबल? इंटरेस्ट रिसीवेबल कितने का रिकॉर्ड करूंगा मैं? बहुत अच्छे सर। 1,000 पिछले साल वाला और 3,000 रुपये करंट ईयर वाला, टोटल मिला के जो मुझे लोन के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव करना है दैट विल बी ऑफ 4,000। तो इसका मतलब सर ये जो लास्ट ईयर में मैंने अक्रूड इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया था, क्या ये अब अक्रूड बचा? क्या 30 जून 2011 पे ये अक्रूड बचा? नहीं सर, 30 जून 2011 पे आके अब ये इंटरेस्ट इनकम हमारे लिए एक रिसीवेबल बन चुका है। तो मुझे क्या करना चाहिए सर? ये अक्रूड इंटरेस्ट इनकम जो मैंने रिकॉर्ड करी हुई थी इसको रिवर्स कर देता हूं। अक्रूड इंटरेस्ट इनकम कितने से? 1,000 रुपये से। क्या ये एंट्री समझ में आती है? क्या ये एंट्री समझ में आती है? देखो मैं अच्छा एक मिनट मैं काम ये कर दूं, बस 2 जुलाई वाली एंट्री भी पास कर देता हूं हाथ के हाथ, फिर हम दोबारा पूरी ट्रांजैक्शन रिपीट करते हैं, ठीक है? 2 जुलाई 2011 को मैं एंट्री क्या पास करूंगा कि भाई मुझे कैश रिसीव हो जाएगा, मैं लोन रिसीवेबल क्रेडिट कर दूंगा और इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट कर दूंगा। कितने से सर? लोन मुझे रिसीव होगा 10,000 रुपये का वापस, इंटरेस्ट मेरा ख़त्म होगा 4,000 से, टोटल मिला के कैश मुझे मिलेगा 14,000। ठीक हो गया? तो सर कहानी क्या हो गया? कहानी क्या हो गई कि भाई देखो, सबसे पहली चीज़ मैंने 1 मार्च 2010 को मैंने अपने लिए लोन रिकॉर्ड कर लिया। 10,000 वाला भी तो रिसीवेबल बुक करेंगे बेटा, वो तो ऑलरेडी रिसीवेबल ही है ना। ये देखो लोन रिसीवेबल, वो तो ऑलरेडी रिसीवेबल में ही रिकॉर्ड हुआ है ना। ये 30,000 जो है ये लोन रिसीवेबल में ही मौजूद है ना अभी तक, ये थोड़ी निकला यहाँ से। नहीं, उसकी कोई एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो मेरा हमेशा के लिए रिसीवेबल है। इनकम जो थी ये मैंने कमाना शुरू करी, ये लोन क्या था? मैंने कैश किसी और को दे दिया। मैं कभी भी इससे जाके मांग सकता हूँ, लेकिन कभी भी जाके मैं इंटरेस्ट नहीं मांग सकता। इंटरेस्ट अभी मैंने कमाना शुरू किया है तभी, इसीलिए उसका अक्रूड अलग से रिकॉर्ड किया है। ठीक है? तो 1 मार्च 2010 को मैंने क्या किया, एक बंदे को लोन दिया, मैंने एंट्री क्या पास करी भाई, लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट 30,000 रुपये से। सही है, सीधी सीधी एंट्री, कोई मसला नहीं इसके अंदर। फिर आया मेरे पास 30 जून 2010, मैंने अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। कैसे भाई? 30,000 का लोन था, इसके ऊपर 10% का रेट था, मल्टीप्लाइड बाय 4 महीनों के लिए 4/12 कर दिया। ठीक है? तो यार ये पक्का 1,000 रुपया बन रहा है? हाँ 1,000 रुपया बनेगा। सही है। तो सर 30 जून 2010 को आके जब मैंने इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट करी, अभी मैंने क्या कैलकुलेट किया है? इनकम। मैं रिसीवेबल और पेएबल वगैरह कोई बात नहीं कर रहा, मैं सीधी सीधा इंटरेस्ट की इनकम पूछ रहा हूँ। 30,000 का लोन था, 10% का इसके ऊपर रेट था और 4 महीनों के लिए रिकॉर्ड करना था, तो वो अमाउंट मेरे पास बनी 1,000। क्या ये 1,000 30 जून 2010 को मेरी इनकम है? जल्दी 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 जल्दी। कहाँ रह गए भाई? इनकम नहीं है ये मेरी बेटा। ये जो 1,000 रुपये है 30 जून 2010 को इनकम तो बन गई है ना मेरी। है करंट ईयर के अंदर ही रिकॉर्ड होनी चाहिए ना, रिसीव फ्यूचर में जाके होगी, लेकिन 30 जून 2010 में इनकम बन चुकी है मेरी। तो सर मैंने इनकम तो रिकॉर्ड करनी है हर हाल में। मसला क्या है इस इनकम के साथ कि सर ये इनकम अभी मैं रिसीव नहीं कर सकता, इस इनकम के ऊपर मेरा राइट नहीं बना है रिसीव करने का। तो क्या मैं यहाँ पे इनकम रिसीवेबल लिख सकता हूँ? नहीं सर नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि रिसीव करने का राइट ही नहीं है मेरे पास। वही वाली कहानी, मैंने अभी इसको इनवॉइस ही नहीं भेजी होगी। क्यों? क्योंकि मैंने उसको बोला हुआ है कि भाई मैं आपको इनवॉइस दूंगा कब? 30 जून 2011 में जाके।
तो क्या 2010 में आके उसको मैंने बोला होगा हाँ भाई 3 महीने का इंटरेस्ट बन चुका है? ऐसा कुछ नहीं बोला होगा। तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि भाई क्योंकि अभी मेरी इन्वॉइसिंग नहीं हुई, क्योंकि अभी मेरी इन्वॉइसिंग नहीं हुई, तो ये अक्रूड के तौर पे रिकॉर्ड हो रहा होगा। क्या ये चीज समझ में आती है? कोई मसला, कोई सवाल? अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ सर, 30 जून 2011 आया, मैंने दोबारा से अपनी इनकम कैलकुलेट करी। कैसे? वही 30,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 10%, इस मरतबा पूरे साल की एक साथ ही कैलकुलेट हो गई। तो ये अमाउंट मेरे पास आई 3,000 रुपये की। ठीक है, पूरे साल की इंटरेस्ट इनकम बनी 30,000, ओ सॉरी 3,000। लेकिन सर इस डेट पे आके आज तक की जितनी इनकम मैंने कमाई है, क्या उसके ऊपर मेरा राइट बन गया, राइट टू रिसीव द इनकम? राइट बन गया। तो सर एक पिछले साल की इनकम थी और एक इस साल की इनकम, तो मेरा राइट किस पे? टोटल पे। मतलब 1,000 पिछले साल का, 3,000 पिछले साल का, तो टोटल मिला के मुझे 4,000 रुपये रिसीव करने हैं। टोटल मिला के मुझे 4,000 रुपये रिसीव करने हैं। यस सर, रिसीव करने हैं। तो मुझे ये बताओ, अब ये जो अक्रूड इंटरेस्ट इनकम मेरे पास आ रहा है, ये ख़त्म कर देना चाहिए, उसकी जगह इसको रिसीवेबल बना देना चाहिए। तो मैंने क्या एंट्री पास करी सर? अक्रूड इंटरेस्ट रिसीवेबल रिवर्स कर दिया और उसकी जगह इनकम इंटरेस्ट का रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लिया। ये बेसिकली इस 4,000 में दो टुकड़े मौजूद हैं। इस 4,000 में एक टुकड़ा मौजूद है 3,000 रुपये का और एक टुकड़ा मौजूद है 1,000 रुपये का। क्या ये चीज़ समझ में आती है? अली, अली कहाँ चले गए? हाँ, हम रिसीवेबल कब बुक करेंगे? जब हमारा इनकम को रिसीव करने का राइट बन जाए, उससे पहले वो अक्रूवल के तौर पे रिकॉर्डेड रहेगी। सही है? समझ में आती है ये कहानी? कोई मसला यहाँ पे? किसी का कोई सवाल, कोई भी चीज़ जो पूछनी हो? कॉपी कर ले सर जल्दी से इसको। जल्दी जल्दी कॉपी करें, फिर एक सवाल सॉल्व करके ख़त्म करना हम क्लास। फोर्थ एंट्री रिपीट कर दें। फोर्थ कौन सी वाली थी भाई? ये वाली थी। रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर 20,000 ऑन 1 जनवरी फॉर सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड इन फेबररी। सर एक बंदे के पास में गया, एक बंदा सॉरी मेरे पास आया, उसने मुझे 20,000 रुपये दिए। ठीक है, और फर्स्ट क्या वो ये वाली नहीं, फिर कौन सी? ये वाली फोर्थ बोल रहे हो? फोर्थ तो ये है। लास्ट एंट्री, सिंपली लास्ट एंट्री में क्या किया सर? ये जो पैसा मिला मुझे, यहाँ सवाल में लिखा हुआ है ना कि इंस्टॉलमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 2 जुलाई 2011। तो सर जितना भी मेरा रिसीवेबल बनता था लोन के ऊपर, वो सारा का सारा मुझे 2 तारीख को रिसीव हो गया। सही, तो 14,000 रुपये मुझे इन टोटल रिसीव हुए होंगे। 14,000 क्यों सर? 10,000 रुपये की तो लोन की इंस्टॉलमेंट थी, बाकी के 4,000 रुपये इंटरेस्ट वाले रिसीव हो गए। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी आज की क्लास में मैंने आपको सर एडवांस गिवन का कॉन्सेप्ट दिया कि एडवांस गिव अगर हम किसी को दें तो क्या होता है, एडवांस हम रिसीव करें तो क्या एंट्रीज पास होती हैं।
फिर उसके बाद हमने अक्रूवल्स के कॉन्सेप्ट देख लिए, हमने प्रीपेड्स के कॉन्सेप्ट देख लिए। मुझे ये बताइए इन चारों कॉन्सेप्ट्स में किसी का कोई मसला, कोई सवाल? अच्छा जी सर, अब एक अकाउंटिंग, एक एंट्री क्या कहते हैं अकाउंटिंग हमारी और होनी है, दैट इज़ ऑफ इन्वेंट्री। या पहले एक सवाल सॉल्व कर लें सर। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट या बस लिखा है? बस लिखा है, बस ठीक है। प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहा हूँ? ये वाली है शायद। अच्छा भाई, ये है सुकून से फुर्सत से बनाया गया सवाल, ठीक है। अरे चल जाओ, बल्कि ये वाला सवाल अभी सॉल्व कर नहीं सकते हम, इसको छोड़ दो। क्या हो गया? अच्छा जी सर, मुझे अब आपको अगली चीज़ जो बतानी है दैट इज़ क्लोजिंग एंट्रीज। वो मेरे जहन से निकल गया बिल्कुल भी। हाँ भाई, आओ ज़रा हम क्लोजिंग एंट्रीज के ऊपर कहानी शुरू करते हैं। सर मैं ना एक नन्हा मुन्ना सा बिल्कुल छोटा सा एक सवाल ज़रा लेके आ रहा हूँ, बना बनाया है। उसकी मुझे जल्दी से एंट्रीज पास करेंगे, फिर उसके बाद उसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कहाँ गया बेसिक अकाउंटिंग? ठीक है भाई, ये कुछ एंट्रीज हमारे सामने लिखी हुई हैं। इसमें चलो, अरे सॉरी सॉरी सर, ये गलत लिखी हुई है। मैंने दूसरे महीने की उठा के ले आया, ये एंट्रीज पहले महीने की मिस हो गई। एक मिनट दीजिए बस मुझे। ट्रांजेक्शन ऑफ जनवरी कहाँ है? ये रही। हाँ भाई सर, गिनती की टोटल मिला के 6 एंट्रीज आपके सामने, ठीक है। इसमें एक एंट्री और भी डाल लेते हैं, 7 और 8। परचेज्ड इन्वेंट्री फॉर ₹500 कैश एंड, और साथ में क्या किया हमने, सेल कर दी। सोल्ड ऑल इन्वेंट्री फॉर ₹800 कैश, ठीक है भाई। सर गिनती की 8 ट्रांजेक्शन्स हैं, बेसिक सी एंट्रीज हैं बिल्कुल, इनको ज़रा बनाता हूँ मैं, ठीक है। साथ साथ मेरे पास करते जाइए। पहली एंट्री, ओनर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5000, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, बहुत अच्छे।
5,000 रुपये से। फिर उसके बाद रिसीव बैंक लोन ऑफ 20,000 फ्रॉम बैंक, तो बैंक डेबिट और लोन पेबल क्रेडिट कितने से, कंगिया 20,000 से। फिर उसके बाद परचेज फर्नीचर फॉर 3,000, तो अच्छा 3,000 बाय चेक, ठीक है। तो एंट्री नंबर 3 फर्नीचर डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से, 3,000 से। फिर उसके बाद पेड रेंट एक्सपेंस फॉर 500 बाय कैश, तो एंट्री नंबर 4 रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 500 से। फिर सोल्ड फर्नीचर वर्थ 2,000 ऑन कैश, 2,000 रुपये का फर्नीचर हमने सेल कर दिया ऑन कैश। हाँ चलो 2,000 का खरीदा, 2,000 का बेच दिया, ठीक है, बेहतरीन। एंट्री नंबर 5 कैश डेबिट और फर्नीचर क्रेडिट 2,000 रुपये से, ठीक है भाई। और उसके बाद इन्वेंट्री परचेज करी मैंने 500 रुपये की, एंट्री नंबर 6 इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट 500 रुपये। और फिर जब मैंने इस इन्वेंट्री को सेल करी, याद होगा हमने कल की क्लास में डिसाइड किया था कि जब भी हम इन्वेंट्री सेल करेंगे 2 एंट्रीज पास करेंगे, एक कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट 800 रुपये से, और एक एंट्री हम पास करेंगे इसी के साथ साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट 500 रुपये से। मुझे बताइए इन एंट्रीज में, 7 एंट्रीज में किसी को कोई मसला? सब ओके चल रहा है? इन 7 एंट्रीज के लिए आप जनरल लेजर बना के दे सकते हो मुझे? लेजर्स बनाने आते हैं हमें? नहीं सर, मैंने पढ़ाया ही नहीं अभी, तो कैसे आएंगे? आइए लेजर्स बनाते हैं। अच्छा, लेजर्स का स्ट्रक्चर वगैरह तो सबको पता है ना कि सर एक टी अकाउंट बनता है, इस तरफ क्रेडिट इस तरफ डेबिट लिखा जाता है, इस तरफ क्रेडिट लिखा जाता है, सही स्ट्रक्चर वगैरह सबको पता है। तो हम स्ट्रक्चर को छोड़ के जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। मेरा एक अकाउंट बनेगा कैपिटल का, एक अकाउंट बनेगा लोन का, फिर एक अकाउंट बनेगा कैश का, और एक अकाउंट बनेगा बैंक का, फिर फर्नीचर है, फिर रेंट है, फिर इन्वेंट्री है, फिर सेल्स है, और परचेज है, वो परचेज नहीं यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। इसके अलावा अगर कोई आया ना तो वो हम बना लेंगे, ठीक है। तो मैंने कहानी शुरू करी कैपिटल से, कैपिटल का अकाउंट, और यहाँ पे मैंने बनाया कैश का अकाउंट। तो ये मेरा हो गया बैंक का अकाउंट, और ये हो गया मेरा लोन का अकाउंट। पता नहीं ऊपर नीचे क्यों कर दिया मैंने, खैर। तो सर कैश आया मेरे पास 5,000 का, 5,000 से कैश डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। तो कैश के अकाउंट में गया, मैंने बोला भाई 5,000 से डेबिट हो जाओ पहली तारीख को, किसकी जगह? कैपिटल की वजह से। फिर मैं गया कैपिटल के पास, मैंने बोला भाई पहली तारीख को 5,000 से क्रेडिट हो जाओ, किसकी वजह से? कैश की वजह से। ऐसा कोई मसला पहली एंट्री में? दूसरी एंट्री में क्या हुआ था सर? बैंक डेबिट हुआ था और लोन पेबल क्रेडिट हुआ था। तो मैं गया सबसे पहले बैंक के पास, मैंने बोला दूसरी एंट्री को 20,000 रुपये से डेबिट हो जाओ, डेबिट करा दिया, किसकी वजह से? लोन की वजह से। और 2 तारीख को लोन को बोला क्रेडिट हो जाओ 20,000 से, किसकी वजह से? बैंक की वजह से। ऐसा। फिर उसके बाद बैंक आ गया, लोन आ गया, हाँ फर्नीचर और बैंक आया। तो सर मैं गया फर्नीचर के पास,
फर्नीचर मैंने ख़रीदा था 3,000 रुपये का, तो फर्नीचर को मैंने 3,000 रुपये से डेबिट कर दिया। किसकी वजह से? बैंक की वजह से। मैं गया यहाँ पे कि भाई 3 तारीख को कितने से 30,000 रुपये से 3,000 रुपये से क्रेडिट हो जाओ। किसकी वजह से? फर्नीचर की वजह से। कोई मसला? फिर उसके बाद कहाँ गया? अगली एंट्री रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। तो कैश को मैंने 4 तारीख को क्रेडिट किया 500 से, रेंट की वजह से। 500 ही था ना? हाँ 500। और एक अकाउंट मैंने मज़ीद बनाया रेंट एक्सपेंस के नाम से, 500 डेबिट हुआ है। ये किसकी वजह से हुआ है? कैश की वजह से हुआ है। फिर उसके बाद 5वीं एंट्री के पास गया, कैश डेबिट और फर्नीचर क्रेडिट। ठीक है, तो फर्नीचर कहाँ गया? ये रहा, 5वीं तारीख को फर्नीचर क्रेडिट हो रहा है। कितने से? 2,000 रुपये से। किसकी वजह से? कैश की वजह से। अच्छा हाँ, तो कैश को मैंने डेबिट कर दिया कितने से? 2,000 रुपये से। कौन सी तारीख को है ये? 5 तारीख को। किसकी वजह से है ये? फर्नीचर की वजह से। ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या एंट्रीज है मेरे पास? इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट। ये रहा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री डेबिट हो रहा है, इन्वेंट्री डेबिट हो रहा है 500 से 6 तारीख को। किसकी वजह से? कैश की वजह से। मैं गया कैश के पास, मैंने बोला कैश क्रेडिट हो रहा है 500 से 6 तारीख को इन्वेंट्री की वजह से। और लास्ट में मैंने सेल करी है, तो एक अकाउंट मेरा बना सेल्स का, एक अकाउंट मेरा बना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर सेल की एंट्री मैंने क्या पास करी? अकाउंट रिसीव कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट 800 रुपये से। ठीक है, तो मैं गया सेल्स के अकाउंट के पास, मैंने बोला 800 रुपये से 7 तारीख को कैश की अगेंस्ट क्रेडिट हो गए। तो मैं कैश में भी जाता हूँ, मैं बोलता हूँ 800 रुपये से सेल्स के अगेंस्ट डेबिट 7 तारीख को। 7 ही थी ना? हाँ 7 ही थी। ठीक हो गया। इसी के साथ साथ इमीडिएटली एक एंट्री मैंने और पास करी थी इन्वेंट्री की। ठीक है, तो 7 तारीख को ही मैंने इन्वेंट्री में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अगेंस्ट क्रेडिट किया 500 रुपये से, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को 500 रुपये से डेबिट किया 7 तारीख को अगेंस्ट इन्वेंटरी। मुझे ये बताइए क्या ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 अकाउंट सबके समझ में आते हैं? कोई मुश्किल चीज़ इसमें किसी के लिए कोई चीज़ जो समझ ना आई हो? थोड़ा जल्दी जल्दी भाग के इसलिए चला गया क्योंकि लेजर पोस्टिंग सबको आती है। ठीक है, अच्छा जी। अब मुझे बताओ, हम लोग लेजर जब बना लेते हैं तो अगला काम होता है इनको क्लोज करने का। तो आइए सर ज़रा क्लोज करना शुरू करें। कैपिटल को क्लोज करूंगा मैं, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा? कैश अल्लाह भला करे कैरीड डाउन मैं इस तरफ लिखूंगा 5,000 रुपये से। यहाँ पे भी अगर मैं क्लोज करता हूँ तो कैरीड डाउन में इस तरफ लिखूंगा 20,000 रुपये से, है ना? कोई मसला इसमें? अच्छा, कैश को और बैंक के अकाउंट को क्लोज करके बताइए। सर इसका कैरीड डाउन यहाँ पे आएगा, या मैं काम ये कर देता हूँ नन्ना सा कि मैं कैरीड डाउन को रेड पेन से लिख देता हूँ ताकि नज़र आ जाए प्रॉपरली। कैरीड डाउन 5,000 और कैरीड डाउन 20,000। फिर उसके बाद कैरीड डाउन और कैरीड डाउन, यहाँ मुझे कैलकुलेट करके बताइए सर। यहाँ पे तो 17,000 आएगा, 5,000 6,000 7,000 में से 1,000 गया, फिर 6,800 कैश का क्लोजिंग आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद फर्नीचर की अगर मैं बात करूँ 3,000 का ख़रीदा था, 2,000 का बेच दिया, तो इसके कैरीड डाउन में 1,000 बाकी बचा। हाँ भाई। अच्छा, इन्वेंट्री भी ज़रा एक साथ के साथ क्लोज कर लेते हैं। कैरीड डाउन में हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ख़रीदा जितना सारा का सारा बेच दिया। ठीक हो गया। अब आओ ज़रा रेंट एक्सपेंस के पास। क्या मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेंट एक्सपेंस का कैरीड डाउन आ रहा है 500 रुपये का, और सेल्स का कैरीड डाउन आ रहा है 800 रुपये का, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कैरीड डाउन आ रहा है 500 रुपये का? क्या ये लिखूंगा?
हाँ भाई, बाकर अली, क्या यही लिखूंगा? जवाब दे दो बेटा, जल्दी जल्दी। बाकर अली कहाँ रह गए? जल्दी जवाब दो बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे मसला क्या है सर? अगर मैंने बोला कि भाई यहाँ पे बैलेंस मेरे पास कैरीड डाउन है 500 का, यहाँ मेरे पास बैलेंस कैरीड डाउन है 800 का, यहाँ मेरे पास बैलेंस कैरीड डाउन है 500 का, तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगले साल मैं यहीं से ओपन करूँगा। मेरे पास यहाँ पे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड लिखा हुआ आएगा 500 का, मेरे पास यहाँ पे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड लिखा आएगा कितने का? 800 का, और मेरे पास यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड लिखा आएगा 500 का। क्या ये सही होगा? एक्सपेंस नहीं आता, बेहतरीन सर। क्या एक्सपेंस का या इनकम का ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब कि अगर मैं ये कैरीड डाउन यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूं तो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? भैया अगले साल दोबारा मिलेगा। ये तो मैं गलत बोल रहा हूं ना। तो मतलब यहाँ पे ये कैरीड डाउन नहीं होता, एक्सपेंसेस में और इनकम में कैरीड डाउन नहीं लिखा जाता। यहाँ पे क्या लिखा जाता है सर? मैं बोलता हूँ जो मैंने इनकम कमाई, जो मैंने एक्सपेंसेस कमाए, ये कहाँ से पता चलते हैं मुझे एक कंपनी के बारे में कि इस कंपनी ने कितना पैसा कमाया, कहाँ पे कमाया? पीएनएल में पता चलते हैं। तो मैं इसको पीएनएल में ना ट्रांसफर कर दूं। समझे? एक्सपेंस और इनकम का ओपनिंग क्यों नहीं होता? क्योंकि सर हम एक्सपेंस और ओपनिंग कैलकुलेट करते हैं फॉर द पीरियड के लिए। फॉर द पीरियड मतलब मेरे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, मेरे पास एक एंडिंग पॉइंट होगा। मैं बोलूँगा कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इतना पैसा कमाया है। सही। मैं हमेशा से क्यों नहीं बताता सर? हमेशा से बताने का फ़ायदा नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं भाई आपको एक महीने में कितनी जेब खर्ची मिलती है? आपने बोला भाई 1000 रुपये। मैंने बोला ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई आपको आज तक की कितनी खर्ची मिली, बता सकते हो? और बताने का कोई फ़ायदा भी है? क्यों? क्योंकि सर जो खर्चा मिला था वो सारा का सारा हाथ में थोड़ी मौजूद है मेरे, वो तो सारा का सारा यूज़ हो चुका है ना। तो मैं इसीलिए इनकम्स और एक्सपेंसेस को सिर्फ फॉर द पीरियड बताता हूँ कि भाई इस पीरियड में मैंने इतना कमाया या इतना खर्चा किया। कब से लेके आज तक का जितना भी खर्चा है वो नहीं बता रहा होता मैं। एक जगह बताता हूँ, बाद में हम सीखेंगे उसको, लेकिन अलग से पीएनएल में मैं नहीं बता रहा होता। ठीक है, समझ में आती है जी? अगर जो बच गया होगा तो वो आपके पास कैश का बैलेंस आ रहा होगा ना। आप अगर अपनी बैलेंस शीट बनाओगे, आप क्या बोलोगे कि भाई मैंने लेट से 1000 रुपये की खर्चा मिला, तो आपने इनकम रिकॉर्ड करी होगी 1000 रुपये से। आपने बोला लेट से एक्सपेंस आपका आया, अज्यूम कर लेते हैं 800 रुपये का, तो 200 रुपये आपका ये प्रॉफिट आ रहा होगा बैलेंस शीट में। सही। और बैलेंस शीट में यही कैश के तौर पे बचा हुआ भी होगा, बैलेंस शीट भी मैच हो जाएगी आपकी। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये चीज़ समझ में आ गई कि मैं यहाँ पे कैरीड डाउन क्यों नहीं लिख रहा, पीएनएल क्यों लिख रहा हूँ? ये चीज़ समझ में आ गई? तो सर मैं एक अकाउंट बनाता हूँ, मज़ीद एक अकाउंट हमें और चाहिए है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट। इसको आप SOCI भी बोलते हो। सही। तो आप चाहो तो SOCI भी लिख सकते हो। ठीक हो गया। तो सर मैंने क्या किया, मैंने अब ये आ रही है हमारे पास क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है। अब वो ऊपर जो मैंने हेडिंग लगाई थी ना वो अब शुरू हो रही हैं। क्लोजिंग एंट्रीज क्या आएंगी कि भाई मेरे पास सेल रिकॉर्ड हुई थी कितने की, मेरे पास सेल एंट्री के अंदर रिकॉर्ड हुई थी कितने की, कम गया 800 रुपये की। इस 800 की सेल को मैं अभी बताता हूँ मोहम्मद, इस 800 की सेल को, नहीं ट्रायल बैलेंस नहीं बनता, पहले ये बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस भी बनता है वैसे, लेकिन अभी मैं क्लोजिंग एंट्रीज पे काम कर रहे हैं ना हम लोग। ठीक है। तो कहाँ गया था, कहाँ थे हम? हाँ,
सर सेल हमने करी है 800 रुपये की, इस 800 की सेल को ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो मेरी एक एंट्री पास होगी सेल्स डेबिट और पी एंड एल क्रेडिट कितने से, 800 रुपये से। तो सर पी एंड एल में क्रेडिट कर दूं 800 रुपये, किसकी वजह से, सेल्स की वजह से। क्लोजिंग के बाद जो ट्रायल बैलेंस बनेगा वो पोस्ट क्लोजिंग होगा, बिल्कुल। हम अभी पी एन एल बना रहे हैं, पी एन एल देखो कैसे बन रहा है आपका अचानक से, ठीक है। इसी तरीके से देखो मैंने एंट्री पास करी थी रेंट एक्सपेंस की, रेंट एक्सपेंस डेबिट किया हुआ था 500 रुपये से, ये ट्रांसफ़र करना है पी एंड एल में, तो अगली एंट्री में पास करूँगा, पी एन एल को डेबिट कर दूंगा और रेंट एक्सपेंस को क्रेडिट कर दूंगा 500 रुपये से। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी एक मौजूद है, डेबिट में पड़ी हुई है 500, पी एन एल में क्रेडिट हो जाएगी जाके, तो पी एंड एल डेबिट और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्रेडिट 500 से। सर इन दोनों 500 से पी एन एल डेबिट हो रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, एक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वजह से, एक रेंट की वजह से। मुझे बताओ क्या बैलेंसिंग फिगर के तौर पे मैं लॉस बता सकता हूँ 200 रुपये का। सही, ये आपका पी एन एल रेडी हो गया। क्या ये चीज़ समझ में आती है? किसी का कोई मसला, कोई सवाल, कोई भी चीज़ जो पूछनी हो? तो सर अब बात कर लेते हैं ज़रा सी, छोटा सा बाकी बचा है ना हमारा, यहीं पे कितने अकाउंट्स कितने, 9 थे सर, मेरे पास 9 लाइनें नहीं बची, ये मसला हो गया। तो एक काम करूं, मैं चाह रहा हूं कि इसी पेज पर निपटा दूं। हाँ भाई सर, मैं बनाता हूँ ज़रा अपना ट्रायल बैलेंस, 2 किस्म के ट्रायल बैलेंस आपके सामने बना रहा हूँ, ठीक हो गया। पीएनएल में क्रेडिट अगर होता हुआ नज़र आ रहा है तो मतलब लॉस है, डेबिट साइड पे अगर बैलेंसिंग आ रही है तो मतलब इनकम है, ठीक है। अच्छा ज़रा ट्रायल बैलेंस देखूँ मैं अगर, तो मेरे पास आएगा कहाँ गया, कैपिटल आएगा, लोन आएगा, कैश आएगा, बैंक आएगा, फर्नीचर आएगा, इन्वेंट्री, रेंट, सेल्स, यहीं पे निपटा लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस की बात कर लेते हैं। सर कैपिटल में आपके पास आया होगा 2000 था, कितना था, 5000, फिर 20,000, 20,000 पता नहीं क्यों आ गया, 5,000 का कैपिटल क्रेडिट साइड पे, 20,000, ठीक है। कैश में मेरे पास आया कितना, 6,800 था फिर मेरे ख्याल से, हाँ 6,800। बैंक में मेरे पास आया 17,000, फर्नीचर में आया था 1,000, इन्वेंट्री ज़ीरो है तो मैं कटा ही देता हूँ ना, यहाँ से जगह बच जाएगी हमारे पास। रेंट में हमारे पास आया था 500, सेल में हमारे पास आया था 800 और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हमारे पास आया था 500। टोटल्स बताइए भाई, यहाँ पे मेरे पास बनेगा 25,800। क्या यहाँ पे भी 25,800 बन रहा है डेबिट साइड पे? पी एंड एल नहीं, पी एन एल नहीं है, ट्रायल बैलेंस है ये, P/L भी लिख सकते हो वैसे। यहाँ 25,800 का इस तरफ भी टोटल आ गया, मेरी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बोलना सॉरी, ट्रायल बैलेंस तो मेरा सीधा सीधा मैच हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक ट्रायल बैलेंस मैंने ये बना के दिखाया, एक और ट्रायल बैलेंस दिखाता हूँ आपको। मैंने बोला कि भाई मेरे पास है कैपिटल, मेरे पास है लोन, मेरे पास है कैश, मेरे पास है बैंक,
और मेरे पास है फर्नीचर, बस और कुछ नहीं है मेरे पास। मैंने बोला भाई डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। सर मेरे पास पिछले सवाल के हिसाब से मैंने 200 रुपये का लॉस किया है, तो मैं अपने कैपिटल में से 200 रुपये अगर माइनस करा दूं तो मेरे पास 4800 रुपये का कैपिटल बचेगा। ₹200 का लॉस अगर मैं कैपिटल में से माइनस करा दूं तो 4800 रुपये का कैपिटल बचेगा। बेहतरीन। सर लोन कितना बचा मेरे पास? 20,000 रुपये का। बाकी सारी चीज़ें तो वैसी आ रही हैं, 6,800, 17,000 और 1,000। सर कोई भी इनकम या एक्सपेंस मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ पे टोटल आ रहा है 24,800। यहाँ पे चेक कीजिए 800 तो बनता हुआ नज़र आ गया, 7 7 14 और 1 24, 24,800। क्या दोनों तरफ बैलेंस है? नहीं, ये मैंने दो अलग अलग किस्म के ट्रायल बैलेंस बनाए। सर जब आपको ट्रायल बैलेंस में इनकम्स और एक्सपेंसेस लिखे हुए नज़र आते हैं, जब आपको ट्रायल बैलेंस में इनकम्स एंड एक्सपेंसेस लिखे हुए नज़र आते हैं, इसका मतलब अभी आपका ट्रायल बैलेंस क्लोज नहीं किया गया। सही, इसका मतलब आपका ट्रायल बैलेंस है प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। याद है बिल्कुल पहली क्लास में मैंने ये चीज़ बताई थी। कहाँ गया, ये रहा। पहली क्लास में हमने देखा था, सबसे पहले हम बनाते हैं एक प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस जो शुरू में अनएडजस्टेड होता है। फिर उसके बाद कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज पास करते हैं जिसमें क्या कहते हैं, वही डेप्रिसिएशन, अक्रूवल वगैरह वगैरह इन सब की एंट्रीज आती हैं। ये एंट्रीज पास करने के बाद अच्छा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होता है, और फिर उसके बाद मैं चले जाता हूँ पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के पास। तो ये आ जाऊँ अगर मैं नीचे, तो ये मैंने क्या बनाया है सर, ये एक मेरे पास प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है और एक पोस्ट क्लोजिंग है। क्या ये चीज़ समझ में आती है? क्या ये चीज़ समझ में आती है? एफएस से पहले ना एफएस के बाद बनता है पोस्ट क्लोजिंग, एफएस के बाद बनता है। एफएस बना दिए, पब्लिश कर दिए, फिर आप तमाम इनकम, तमाम एक्सपेंसेस वगैरह उठा के प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह में ट्रांसफर वर्क करा के कैपिटल में डाल देते हो। मुझे बताओ क्या ये कहानी समझ में आती है? कोई मसला, कोई सवाल, कोई भी चीज़ जो पूछनी हो इसमें? बेहतरीन हो गया सर। सर कल की क्लास भी हमारी होगी, कल भी इंशाल्लाह मैं तो कोशिश करूँगा दोपहर के टाइम पे रखूँ, ठीक है। कल भी 1-2 घंटे की क्लास रखेंगे, उसमें हमने इन्वेंट्री की अकाउंटिंग सीखनी है, ठीक है। इन्वेंट्री की अकाउंटिंग क्लोज करके हम लोग इंशाल्लाह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पाएंगे। फिर मैं थोड़ी बहुत आपको अपना डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री की थोड़ी डीप अकाउंट, कल से मतलब एंट्रीज पे ही काम करना है, इन्वेंट्री की एंट्रीज पे, ठीक है। नहीं बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पे बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस स्टेज से बनते हैं। पोस्ट क्लोजिंग का से मैं बना नहीं सकता ना, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकम और एक्सपेंसेस नज़र ही नहीं आ रहे ना, तो मैं पीएनएल बना ही नहीं पाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे ट्रायल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो इस पोर्शन से बन रहे होते हैं, ठीक है। पीएनएल में इसलिए लिखता हूँ, क्यों कहाँ गया, अच्छा पीएनएल ये रखा ना। सर रेंट एक्सपेंस में अभी हमने ये सीखा कि भाई हमारी जो इनकम्स और एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे फॉर द ईयर होते हैं, फॉर द पीरियड होते हैं। क्यों? क्योंकि सर मैं शुरू से बताने का मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इन अपने एक्सपेंसेस को और अपनी इनकम्स को कहाँ क्लोज कर देता हूँ? पीएनएल में ले जाके। मैं कहाँ क्लोज कर देता हूँ? पीएनएल में ले जाके। सही, तभी मैं यहाँ पे पीएनएल लिखता हूँ। कैरी डाउन अगर लिख दिया मैंने, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो कैरी डाउन का मतलब कि भाई अगले साल यहाँ से कहानी शुरू हो जाएगी। मतलब मैं अगले साल बोलूँगा कि भाई रेंट एक्सपेंस पिछले साल से चलता हुआ आ रहा है मेरे पास 500, करंट ईयर का लेट से अज्यूम कर लेते हैं 200 और है, तो अगले साल मैं 700 रुपये का एक्सपेंस लिख के दिखा रहा हूँ। क्या ये सही होगा? नहीं सर, सही नहीं होगा। करंट ईयर में तो सिर्फ और सिर्फ 200 का एक्सपेंस है ना, तो जो पिछले इस साल का एक्सपेंस है वो मैं ट्रांसफर करा दूंगा किसमें? पीएनएल में। और पीएनएल से मैं ट्रांसफर करा दूंगा इसको कहाँ पे? कैपिटल में। ये देखो कैपिटल मेरा चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि मैंने एंट्री पास करी होगी कि सर कैपिटल को डेबिट कर दें
कैपिटल को डेबिट कर दें और पीएनएल को क्रेडिट कर दें 200 रुपये के लॉस से, तभी तो मेरा कैपिटल जो है 5000 की जगह 4800 पे आ गया। समझ में आई ये चीज कैसे बनी? पोस्ट क्लोजिंग का पर्पस क्या होता है सर? पोस्ट क्लोजिंग का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगले साल ये हमारे ओपनिंग बैलेंसेस होंगे। ठीक है, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए प्री क्लोजिंग से, सही, इनको खत्म कर दिया, क्लोज कर दिया, तो ये अब पोस्ट क्लोजिंग बन गया। तो जब अगले साल में आऊंगा तो यहां से मैं ओपनिंग बैलेंसेस उठा के काम शुरू कर दूंगा। समझ में आती है चीज? चलें सर, इंशाल्लाह हम लोग इसको फिर कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कल शाम वाम के टाइम पे रखूंगा मैं क्लास, 3-4 बजे के आसपास 2 घंटे की क्लास रखेंगे। ठीक है, इन्वेंट्री करूंगा सबसे पहले स्टार्ट में, उसकी अकाउंटिंग हमने सीखनी है पीरियोडिक और परपीचुअल की, फिर उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे चलेंगे। ठीक है जी बेटा मोहम्मद। हाँ, पीएनएल से हमेशा कैपिटल में ट्रांसफर होता है, बिल्कुल। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी लॉस हो रहा है ना हमें, अगर फॉर एग्जांपल प्रॉफिट हो रहा होता तो हमारी एंट्री पास हो जाती पीएनएल डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, और कोई चीज? कैपिटल हमारा रिटेन अर्निंग, बिल्कुल, क्योंकि हम अपना उसमें है ना, अभी कंपनी की अकाउंटिंग हमने स्टार्ट नहीं करी अभी, तो इसीलिए मैंने कैपिटल लिखा है, वरना रिटेन अर्निंग लिखा जाता है, बिल्कुल। ठीक है भाई, चलें सर सॉरी, इंशाल्लाह कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।